चलो एक शुरुआत करते हैं। पहले थी दूसरों से उम्मीद, अब खुद पे विश्वास करते हैं। इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BKC बिजनेस नॉलेज सेंटर पे, जहां मैं लेके आता हूं आपके लिए बिजनेस से जुड़ी हुई जानकारियां, बिजनेस इंटेलिजेंस, टूल, टिप्स, ट्रिक्स और डिस्कशन आइडियाज, इसके अलावा भी बहुत कुछ। तो आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उसमें पहला कदम क्या होता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कि एंटिटी रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब बिजनेस करना ही है और इस बिजनेस को आगे ले जाने के लिए मुझे एक फर्म कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, तो वो कैसे होगी, ये पूरा टॉपिक उसके बारे में है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको तुरंत कर दीजिए, ताकि हम भी आगे चैनल में आगे बढ़ पाए और आपको वो जरूरी जानकारियां दे पाए जो आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होंगी। बढ़ते आगे चैनल पे, बढ़ते हैं आगे टॉपिक के ऊपर। हम बात कर रहे हैं एंटिटी रजिस्ट्रेशन की। जब एंटिटी रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की थॉट्स आती है कि क्या मैं प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाऊं, क्या मैं पार्टनरशिप फर्म बनाऊं, क्या मैं एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना लूं। तो इस तरह की थॉट्स आती है। बहुत सारे लोग आइडियाज़ भी देते हैं कि आप प्राइवेट लिमिटेड ही कराओ, आप पार्टनरशिप भी कराओ। तो आज हम इस सब को डिटेल में समझने वाले हैं। मेरे पास ये 4 या 5 टाइप की कंपनियां मैंने लिस्ट की है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी इसके अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, बट डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम करने वाले। अगर आप कोई रिटेल करने वाले हैं, कोई ट्रेडिंग करने वाले हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, तो इन 5 टाइप की किसी भी फर्म में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो पहली, जैसे कि मैंने बताया, प्रोप्राइटरशिप। फर्स्ट उसमें हम प्रोप्राइटरशिप रजिस्ट्रेशन को समझते हैं कि प्रोप्राइटरशिप होती क्या है। प्रोप्राइटरशिप में कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं होता। एक जो प्रोप्राइटर होता है, जो इंडिविजुअल जैसे आप हैं, आप खुद से बगैर किसी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बेसिक सा हमें SOP एक्ट या गुमास्ता, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट टू स्टेट, एक डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। उसके बेस पे आपका अकाउंट मिल जाता है और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी ऑपरेशन का तरीका है ये। दूसरी जो टाइप है वो है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अंदर जब आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग, आप दूसरे जो लोग हैं वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकता है। जब ये डिसाइड करते हैं कि हमें मिल के काम करना और हम इतना पैसा इतनी शेयर में ऐड करके लगाने वाले हैं, तो वो टाइप हो जाती है पार्टनरशिप, और उसको पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन भी या तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो सकती है या आप अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के साथ भी जा सकते हैं। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होगी तो ये पार्टनरशिप एक्ट है 1932। तो 1932 में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसके थ्रू भी आप आगे जा सकते हो। या फिर आप सिंपली एक डीड बना लीजिए। डीड बना के आप पार्टनरशिप में एंटर कर जाएंगे और उस डीड में जिसका जितना शेयर है, जो काम करने वाला है, वो सब हम उसमें लिखेंगे और उसके बेस पे हमारा पैन कार्ड एक फर्म का बन जाता है और अकाउंट्स, आप करंट अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं और आपकी काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो तीसरा टाइप है वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो लिमिटेड लायबिलिटी के साथ होता है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो होता है MCA में, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स LLP एक्ट 2008 में आपका रजिस्ट्रेशन होता है और इसमें आप अपनी फर्म को रजिस्टर कराते हो। LLP जब रजिस्टर कराते हो उससे पहले आपको नेम अप्रूवल भी आने वाली वीडियो के पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कैसे होगा। चौथा टाइप जो है वो आपने बहुत रेगुलरली कॉमनली सुना होगा, किसी भी कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी MCA में होता है और कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों का नाम आपने सुना होगा, महेश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, और भी बहुत सारे नाम। पांचवा एक फर्म जो कि कॉमन तो नहीं है, पांचवी एक कंपनी टाइप है जो कि कॉमन तो नहीं है, बट बहुत सारे लोग आजकल इसमें भी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जहां आपको इंडिविजुअली ही ऑपरेट करना, जहां आप ये चाहते हैं कि मैं किसी और को शेयर्स नहीं देना है और मैं कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहा हूं। पहली 2 टाइप थी, आपने देखा प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, वो फर्म की टाइप थी। बाकी जो टाइप है, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड है या 1 पर्सन कंपनी है, वो कंपनी टाइप। तो अगर आप
इंडिविजुअल को कंपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स नहीं रखने, तो आपको L1 पर्सन कंपनी यानी कि ओपीसी में आप रजिस्टर करा सकते हो अपने आप को। ओपीसी के लिए आपको सिर्फ एक डायरेक्टर की जरूरत है, बट हाँ इसमें भी एक और डायरेक्टर, हमें नॉमिनी डायरेक्टर चाहिए होगा, तो वो आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है। तो इस तरीके से ओपीसी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अभी तक की जानकारी दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम एंटिटी में नेम चूज को कैसे समझने वाले हैं उसके ऊपर हम आ रहे हैं। पहले वहीं से समझते हैं कि पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में कैसे नेम सिलेक्शन होता है। तो सर बहुत सिंपल तरीका है कि आपने जो भी नाम रखना हो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में आप रख सकते हो, प्रोवाइडेड वो नाम आपके किसी पर्टिकुलर ट्रेडमार्क के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना कर रहा हो, किसी ब्रांड के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना कर रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना नाम एक रखो और कोई और आके ये क्लेम कर दे कि यहाँ तो मेरा ट्रेडमार्क है, तो आप ऐसा नाम चूज कीजिएगा और कॉमन नाम यहाँ पे आप रख सकते हो। इवन लोग अपने नाम से प्रोप्राइटरशिप भी चला सकते हैं। अगर मान लो मेरा नाम मनोज है तो मैं मनोज इंडस्ट्री, मनोज फूड, मनोज जो भी है, या फिर सिर्फ मनोज कुमार के नाम से मुझे अगर चलानी है तो मैं वो भी चला सकता हूँ। मुझे अलग से कोई नाम रखने की ज़रूरत नहीं है। और सेम चीज़ पार्टनरशिप में रमेश एंड सन्स, महेश इंडस्ट्रीज, रमेश एंड महेश इंडस्ट्रीज, तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो भी नाम आपको चूज करना हो पार्टनरशिप में चला सकते हो। बट जहां LLP प्राइवेट लिमिटेड और 1 पर्सन कंपनी की बात आती है, मैंने पहले भी बताया कि ये रजिस्ट्रेशन होता है MCA में, और MCA में जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको नेम अप्रूवल लेना पड़ता है, और वो नेम अप्रूवल कम से कम आपको 3 नेम सजेस्ट करने पड़ते हैं। इन 3 नामों के साथ आप पोर्टल पे अपलोड कर दो। कंप्लीट प्रोसेस आजकल ऑनलाइन है, तो जब ऑनलाइन पोर्टल पे आप अपलोड करते हो उनमें से कोई एक नाम आपको मिलता है। उन 3 नामों की भी स्क्रूटनिंग होती है, वो ये चेक किया जाता है कि किसी ट्रेड मार्क के साथ या किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलता जुलता नाम ना हो, तो वो यूनिक नाम आपको मिलता है। तो इस तरीके से आपकी एंटिटी का नाम मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप इससे कुछ ना कुछ सीख पा रहे होंगे। अभी आने वाली जानकारी और भी महत्वपूर्ण है, हम इनका कंपैरिजन भी करेंगे किस में से किसको चूज करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर इसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं लीगल स्टेटस क्या होगा, लाइबिलिटीज क्या है और मेंबर्स की और एंटिटी की, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जहां बात आती है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की, मैंने पहले बताया ये फर्म है और इन फर्म में अगर कोई भी लाइबिलिटी होती है तो वो इंडिविजुअल की होती है। अगर आप प्रोप्राइटर हैं, आपके कंपनी के फर्म के ऊपर कोई लोन है तो वो आपको चुकाना है। ध्यान रखिएगा यहाँ, बिकॉज आप ही एंटिटी हैं तो आप ही की लाइबिलिटी है, कोई और उसको नहीं देने वाला है। सेम चीज पार्टनरशिप के अंदर भी, अगर कोई लाइबिलिटी है, कोई लोन आया है, कोई सप्लायर्स की पेमेंट है, तो वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स को ही देनी पड़ती है। जहां बात आती है LLP प्राइवेट लिमिटेड और 1 पर्सन कंपनी की, तो यहां लाइबिलिटी इंडिविजुअल पे नहीं आती, इंडिविजुअल पे लाइबिलिटी नहीं आती है। यहां पे जो लाइबिलिटी है शेयर होल्डर्स या पार्टनर की, वो लाइबिलिटी सिर्फ शेयर कैपिटल तक लिमिटेड है, बाकी लाइबिलिटी एंटिटी की होती है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि मिनिमम कितने लोगों के साथ मैं रजिस्ट्रेशन करा सकता हूं और मैक्सिमम कितने लोग इसके अंदर जुड़ सकते हैं, तो उसी को हम कवर कर रहे हैं इसके अंदर। प्रोप्राइटरशिप मैंने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया कि ये एक बंदे की कंपनी है और इसके अंदर एक ही पर्सन हो सकता है। नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम और मैक्सिमम इज 1 इन प्रोप्राइटरशिप। पार्टनरशिप के अंदर आप कम से कम 2 लोगों के साथ और मैक्सिमम अनलिमिटेड, मैक्सिमम इज अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड लोगों के साथ आप, माफी चाहूंगा थोड़ा सा गलती कर रहा हूं मैं यहां पे, मैक्सिमम 200 पर्सन्स के साथ, 200 शेयर होल्डर के साथ आप ये कंपनी चला सकते हैं।
कम से कम 2 लोग आपको चाहिए होंगे इसको रन करने के लिए। जहां बात आती है एलएलपी की, तो कम से कम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम आपको अनलिमिटेड है यहाँ पे, बिकॉज आपकी कंपनी रजिस्टर्ड एलएलपी है, कंपनी है, तो आप अनलिमिटेड पार्टनर के साथ आप इसको रन कर सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर भी सिर्फ 2 लोग, 2 डायरेक्टर के साथ आप कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो और नंबर ऑफ मैक्सिमम शेयर होल्डर्स आपके 200 हो सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आपके 200 हो सकते हैं। अब थोड़ा डिफरेंस यहाँ ये भी समझिएगा, मैंने एक बार बोला है मिनिमम 2 डायरेक्टर और शेयर होल्डर 200, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डायरेक्टर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है कंपनी के अंदर, वो उसका एक पोजीशन होती है डायरेक्टर की, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट। इसके अलावा शेयर होल्डर से इनएक्टिवली शेयर्स के साथ रह सकते हैं कंपनी के अंदर, तो साइलेंट पार्टनर कह सकते हो आप उनको, तो वो होते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ाए जा सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। 1% कंपनी में आ जाता है, तो 1% कंपनी पहले भी मैंने क्लियर किया, सिर्फ 1% डायरेक्टर प्लस 1 नॉमिनी डायरेक्टर, सिर्फ ये 2 लोगों की कंपनी है, दूसरा भी एक्टिव नहीं है, वो सिर्फ नॉमिनी डायरेक्टर है। इन केस डायरेक्टर कुछ हो जाए तो नॉमिनी डायरेक्टर के पास उसका चार्ज आ सकता है। सो इससे ज्यादा लोग इसके अंदर नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इन एंटिटीज के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन टाइप किया जाए, ओनरशिप जा सकती है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पार्ट जो है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ली जा सकती। आपकी अपनी कंपनी है, कोई भी फॉरेनर आपको ओनरशिप या तो आपसे बाय नहीं कर सकता या आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सेकंड पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे इसके अंदर भी। और तीसरा जो एलएलपी है, एलएलपी में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट आरबीआई के अप्रूवल के साथ ला सकते हो, प्लस आरबीआई के साथ साथ आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी एक अप्रूवल लगता है, तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। तीसरा जो इसके बाद जो टाइप है प्राइवेट लिमिटेड का, तो प्राइवेट लिमिटेड में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिया जा सकता है। ज़्यादातर स्टार्टअप्स जो बाहर से इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो वो सब प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ ये नोट करने वाली बात है, अगर आप स्टार्टअप में रजिस्ट्रेशन करा रहे हो अपना, मैं स्टार्टअप पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं और उसकी क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है। तो पहले यहाँ प्राइवेट लिमिटेड को समझ लेते हैं। अगर आप स्टार्टअप है और आपका रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड में है तो सबसे बेहतर है। सो प्राइवेट लिमिटेड में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हो और वो एक ऑटो प्रोसेस है एमसीए के थ्रू, आप उसके थ्रू आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो। और इसके लिए जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बिजनेस के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली हर कैटेगरी के अंदर डिफाइंड है कि किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना इन्वेस्टमेंट या कितना ओनरशिप तक दिया जा सकता है। 1% कंपनी, बिकॉज ये आपकी पहले भी नाम से ही डिसाइड हो चुका है, ओपीसी के अंदर भी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाओगे, ओपीसी में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ले पाओगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो होगी इन्वेस्टमेंट की बात। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रांसफरेबिलिटी पॉसिबल है, क्या मैं अपनी कंपनी को ट्रांसफर कर पाऊंगा। तो पार्टनरशिप, बिकॉज एक ही पर्सन कंपनियां नहीं कर पाएंगे सर, पार्टनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। कोई अगर बोलता है कि मैं आपकी कंपनी अच्छी चल रही है और मैं इसको बेच के अपना पैसा निकालना चाहता हूं, तो आप नहीं कर पाओगे अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म रन कर रहे हैं। तो द सेम वे पार्टनरशिप फर्म के अंदर आप शेयर्स को सेल करके दूसरे को ट्रांसफर करके आप ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। एलएलपी के अंदर भी आप ओनरशिप को ट्रांसफर शेयर्स के थ्रू कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर भी आप शेयर्स के थ्रू डायरेक्टली कर पाएंगे ओनरशिप को, बट 1% कंपनी के अंदर नहीं कर पाएंगे। 1% कंपनी के अंदर आपकी है, आपकी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं सर, ट्रांसफरेबिलिटी हो गया हमारा। टैक्सेशन की बात करते हैं। तो प्रोप्राइटरशिप में जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन लाइक इनकम टैक्स की हम यहाँ पहले बात कर लेते हैं, फिर हम दूसरे टैक्सेस को भी समझेंगे। सो दूसरा टैक्स इन जनरली
प्रोफेशनल टैक्स या जीएसटी होता है। सो जीएसटी तो आपको, अगर आपने जीएसटी लिया है, जीएसटी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। सो जीएसटी लिया तो आपको देना ही है। यहाँ बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली इनकम टैक्स की। तो इनकम टैक्स जो प्रोप्राइटर का इनकम टैक्स है वही प्रोप्राइटरशिप फर्म का भी इनकम टैक्स है। तो आपको सेपरेटली इनकम टैक्स नहीं देना। आपके अपने इनकम टैक्स का आपने टाइमली रिटर्न किया है तो आपका ऑटोमेटिकली प्रोप्राइटरशिप भी कवर हो गई है। पार्टनरशिप का आपको अलग से, पार्टनरशिप का जो इंडिविजुअल का रिटर्न है उसके साथ आप कर सकते हो, और पार्टनरशिप के लिए अलग से कोई डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, उसका पार्टनरशिप में आपको जो कंप्लायंस है, जो टैक्सेशन है, वो टैक्सेशन जाएगा 30% से, 30% से वो जाएगा। सेम चीज एलएलपी की बात कर ले या प्राइवेट लिमिटेड की या इनकी बात कर ले तो सबका टैक्सेशन 30% प्लस सेस जाएगा, और डिपेंड करेगा कि आपके एक्सपेंसेस क्या है। सो जो प्रॉफिट है उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी रहेगी आपकी। आगे बढ़ते हैं सर। एनुअल स्टैट्यूटरी कंप्लायंस और एनुअल फाइलिंग क्या क्या है। भाई आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरी बात की लाइबिलिटीज क्या क्या है। सो प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो कोई एनुअल लाइबिलिटी नहीं है, आपको कोई रिटर्न नहीं फाइल करना है, कुछ नहीं करना, आप इससे कर सकते हो। यहाँ आपको पार्टनरशिप में ऑडिट कराने की जरूरत है। एनुअल अगर आपका टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर जाता है तो आपको टर्नओवर पे आपको फाइलिंग की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज कोई अलग से कंप्लायंस नहीं है जो आपको फुलफिल करना है। एलएलपी की बात करें या प्राइवेट लिमिटेड की या 1% कंपनी की, तो इनमें आपका एनुअल रिटर्न भी जाएगा, आपको फाइलिंग कंप्लायंस एज पर आरओसी एमसीए के ऊपर आरओसी नॉर्म्स के हिसाब से आपको फाइल करना पड़ेगा। सो इन जनरली ईयरली होता है तो आपको डिपेंडिंग ऑन द कंपनी टाइप आपको फाइलिंग करनी पड़ेगी। आप समझते हैं सर कि आपने ये सब चीजें समझ ली हैं। अब रजिस्ट्रेशन हमें अगर कराना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो कंपनी चाहे कोई भी रजिस्ट्रेशन कराए, आपको सॉरी, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज गवर्नमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर पिछले काफ़ी सालों से काम करे, तो उन्होंने इतना इजी बना दिया है इंडिया के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन, फर्म रजिस्ट्रेशन को, कि आप इजीली रजिस्टर करा के अपना काम स्टार्ट किया जा कर सके। इसमें यहाँ साथ में ये भी समझेंगे कितना समय लगता है। तो पार्टनरशिप को करने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए। आपके पास अपना पैन होना चाहिए, आपके पास इन जनरली अगर आधार की भी जरूरत पड़ सकती है, आधार होना चाहिए, और स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। सोप एक्ट और गुमास्ता, सोप एक्ट और गुमास्ता का रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए होगा ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए। पार्टनरशिप के लिए आपको डीड चाहिए होगी, पार्टनरशिप की ऊपर वाले सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, इंडिविजुअल पार्टनर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। एलएलपी के लिए भी सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और एलएलपी आप एमसीए के थ्रू किसी सीएससीए या किसी लीगल फर्म के थ्रू आप रजिस्टर करा सकते हो। जहां बात कर रहे हैं हम एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड और 1% कंपनी की, डॉक्यूमेंटेशन करीब करीब वही होते हैं। इसके अलावा कुछ फॉर्म्स होते हैं जो आपको साइन करने पड़ते हैं। प्राइवेट लिमिटेड की बात आती है, इनकी बात आती है तो आपको एक डिजिटल सिग्नेचर और बनवाना पड़ता है। तो डिजिटल सिग्नेचर भी आपको जरूरत पड़ेगा। हालांकि सब डायरेक्टर को डिजिटल सिग्नेचर, जो साइनिंग अथॉरिटी रहने वाले हैं उनको ही डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, तो आपको डिजिटल सिग्नेचर भी बनवाना पड़ेगा तीनों टाइप की कंपनी के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है। यहां सर बड़ा बड़ा झोल है, आपको एक्चुअल कॉस्ट कभी पता नहीं चल पाएगी अगर आप खुद से उसको नहीं करा रहे हैं, या आप किसी भी सीए के पास, लोकल सीए के पास या सीएस के पास जाते, तो वो मैंने देखा इन जनरली कि मुंह मांगी कीमत वसूलते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे, जबकि उतनी कॉस्ट होती नहीं है। गवर्नमेंट फीस बहुत कम है। गवर्नमेंट बोलती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमारे लोकल सीएस अपना पहले दिन ही मुंह खोल लेते, पहले दिन ही मुर्गी के सोने के अंडे देने वाली मुर्गी इसको मार देना चाह रहे हैं। सो
उनको भी ये समझना, मेरे सीए भाइयों और सीएस से रिक्वेस्ट है कि जब आप कोई नया बिजनेसमैन आपके पास आता है, किसी फर्म रजिस्ट्रेशन की बात करता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन की, तो आप उससे नॉमिनल चार्ज कीजिए। यही वो बिजनेसमैन है जो आगे चल के आपको रिटर्न फाइलिंग, कंप्लायंस, इन सब के नाम पे भी रेगुलर पे करने वाला है। तो यहां अगर आप पहले दिन से ही उसको डिमोरलाइज कर देंगे बड़ी कॉस्ट बता के, तो हो सकता है कि वो आप अपना क्लाइंट भी किल कर रहे हैं डे वन से। सो इन जनरली प्रोप्राइटरशिप की जो कॉस्ट है वो करीब करीब 1500-2000 के अंदर अंदर ही हो जाएगी। इवन इससे भी कम लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट फीस सिर्फ 100-150 रुपए तक की है। बाकी आप समझ गए होंगे कि और क्या खर्चे लगते हैं। पार्टनरशिप में डीड की एक कॉस्ट आएगी, तो इसका जो खर्चा वो भी करीब करीब 1000 से 2000 रुपए का ही है। एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड और 1 पर्सन कंपनी का खर्चा अगर आप किसी अच्छी ऑनलाइन फर्म से कराएंगे तो करीब करीब 2 से 3000, 2 से 5000 मोटा मोटा पकड़ लीजिए, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। बट यही चीज़ कई बार लोकल सीए 10, 15, 20 हज़ार रुपये तक आपसे चार्ज कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस जो उनको फॉलो करने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग डिजिटल सिग्नेचर। कोई भी ऑनलाइन फर्म 2 से 5000 के अंदर डिपेंडिंग नंबर ऑफ शेयर होल्डर और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कॉस्ट वेरी करेगी। ये कॉस्ट वेरी स्टेट टू स्टेट भी करेगी। कुछ जगह पे ड्यूटीज डिफरेंट है, तो उन जो स्टैम्प ड्यूटी आपकी लगनी वो डिफरेंट है, तो उस वजह से भी थोड़ी बहुत कॉस्ट अप एंड डाउन होती है। बाकी आप अगर कंपनी कहीं से भी रजिस्टर कराएं, उनसे सिर्फ आपको ये देखना है कि जो कंप्लायंस है वो कितना इजीली मीट कर लेंगे, कितना इजीली आपके डॉक्यूमेंट्स फुलफिल। तो इवन आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, जहां ऑनलाइन कराते तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दोस्तों, कैसा लगा आज का ये टॉपिक? आपकी कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मुझे खुशी होगी मैं आपकी क्वेरीज को, क्वेश्चन को आंसर कर पाऊं। बने रहिएगा चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में हम आपको और वीडियोस और जानकारी देने वाले हैं। हम सिर्फ कंपनी रजिस्ट्रेशन तक नहीं रुकेंगे, हम कंपनी रजिस्ट्रेशन से आगे बिजनेस को कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है, क्या प्रोसेसेस को कैसे इंप्रूव करना है, कहाँ एलिमिनेट करना है हमें वेस्ट को, इन सब पे बात करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।